Assalamualaikum everyone. Today we will discuss long questions of chapter number 5, which is applications of computer science. Okay, the first question is briefly describe the applications of IoT in the following areas. IoT की क्या क्या एप्लीकेशंस है, किस किस फील्ड में इसको यूज किया जाता है, इसको डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज हेल्थ केयर. IoT in healthcare allow doctor and nurses to monitor patient vital sign in real time using smart beds and wearable sensors. अब जो आईओटी होते हैं, ठीक है, वो हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज किए जाते हैं. वो नर्सिस और डॉक्टर्स की हेल्प कर रहे होते हैं कि वो जो पेशेंट के वाइटल साइंस है उसको मॉनिटर कर सके. वाइटल साइन में जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट हो गया. अब वो कैसे उसको मॉनिटर करते हैं? स्मार्ट बेड्स के थ्रू या फिर वेयरेबल सेंसर्स के थ्रू. स्मार्ट बेड्स में क्या होता है कि इंटरनेट लगा होता है, वो जितना भी डाटा होता है पेशेंट से रिलेटेड उसको कलेक्ट करते हैं और सेंड कर देते हैं डॉक्टर को. These devices track heart rate, temperature and oxygen level automatically. ठीक है, हार्ट रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऑक्सीजन लेवल हो गया, उसको ऑटोमेटिकली ट्रैक कर रहे होते हैं. उससे रिलेटेड जितना डाटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं. दे सेंड अलर्ट टू डॉक्टर इफ एनी रीडिंग बिकम एबनॉर्मल, इम्प्रूविंग पेशेंट केयर एंड सेफ्टी. फॉर एग्जाम्पल, जो पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है या लो हो गया है, ठीक है, वो फौरन से डॉक्टर को अलर्ट सेंड करेंगे. और डॉक्टर जो है वो फौरन से कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा ताकि जो पेशेंट की केयर है वो इम्प्रूव हो सके और पेशेंट सेफ हो सके. इसके अलावा आईओटी को हॉस्पिटैलिटी में यूज किया जाता है, होटल्स वगैरह में यूज किया जाता है. होटल्स यूज आईओटी टू इनहांस गेस्ट एक्सपीरियंस एंड ऑटोमेट ऑपरेशन. होटल्स क्या करते हैं? वो आईओटी को यूज कर रहे होते हैं ताकि जो गेस्ट का एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो सके, वो इनहांस हो सके. और जितने भी ऑपरेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो सके. ऑपरेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे स्मार्ट सेंसर्स एडजस्ट टेम्परेचर, लाइटनिंग एंड पावर व्हेन गेस्ट एंटर और लीव रूम. अब स्मार्ट सेंसर्स क्या करते हैं? जो टेम्परेचर होता है उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहे होते हैं. जैसे विंटर सीजन है तो और उसी तरह से उसके अकॉर्डिंग जो है वो टेम्परेचर को एडजस्ट किया जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, रूम के अंदर जो गेस्ट है वो एंटर हुआ तो ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन होगी. जैसे ही उसने रूम को लीव किया ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑफ ऑफ हो गई. इस तरह से क्या होता है कि गेस्ट का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर होता है. रोबोट्स परफॉर्म टास्क सच एज क्लीनिंग एंड लगेज हैंडलिंग, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड एनर्जी सेविंग. अब जो रोबोट्स होते हैं वो टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे रूम को क्लीन करना, जो भी गेस्ट आता है उसके लगेज को कैरी कर लेना, उसके सामान को कैरी करना. इससे क्या होता है कि एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और एनर्जी सेव होती है. द लास्ट वन इज स्मार्ट फार्मिंग. स्मार्ट फार्मिंग में किस तरह से आईओटी को यूज किया जाता है? आईओटी सेंसर्स को यूज किया जाता है जो कि मॉनिटर कर रहे होते हैं सॉइल मॉइस्चर को. ठीक है, मॉइस्चर लेवल को सेंस कर रहे होते हैं, जो नमी होती है कितनी नमी है उसको देख रहे होते हैं, टेम्परेचर कैसा है, वेदर कंडीशन क्या है, इन सब चीजों को मॉनिटर करते हैं. दे हेल्प फार्मर कंट्रोल इरिगेशन. ठीक है, ये फार्मर्स की हेल्प कर रहे होते हैं ताकि इरिगेशन को कंट्रोल कर सकें. इसके अलावा जो भी डिजीजेस होती हैं, जो क्रॉप्स में क्या डिजीजेस आ गई हैं उसको डिटेक्ट करते हैं. एंड डिसाइड द बेस्ट टाइम टू प्लांट सीड. और किस वक्त जो है वो सीड को लगाना है, सीड को प्लांट करना है, उसका बेस्ट टाइम क्या है वो भी यही सेंसर्स डिसाइड करके फार्मर्स को बताते हैं. दिस टेक्नोलॉजी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड सेव वाटर एंड लेबर कॉस्ट. ये जो टेक्नोलॉजी है आईओटी की, ये क्या करता है? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा होता है. मतलब कम टाइम में क्या होता है कि आप ज्यादा काम कर लेते हो, ठीक है, और इससे क्या होता है कि बेटर रिजल्ट्स भी साथ साथ अचीव हो रहे होते हैं. एंड सेव वाटर, वाटर सेव होता है और जो लेबर की कॉस्ट है वो सेव होती है. यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड हो गया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज यूजफुल इन द फॉलोइंग एरियाज. कि किस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट एरियाज में हेल्पफुल है. पहले हमें ये समझना चाहिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली होती क्या है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिजिटल लेजर होती है. डिजिटल लेजर का क्या मतलब होता है? आप ये कह सकते हो कि एक डिजिटल बुक होती है, ठीक है, एक रिकॉर्ड बुक होती है जहाँ पे सारा रिकॉर्ड रखा जाता है. किस चीज का रिकॉर्ड? ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड. के फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये कह सकते हैं कि किसने जो है वो आपसे पैसे लिए हैं, किसने आपको पैसे रिटर्न दिए हैं. ये सारी ट्रांजेक्शन है, इन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है. इस तरह से जो है वो जब सारा रिकॉर्ड इकट्ठा हो जाता है तो उनको आपस में जो है वो एक चेन उनकी बन जाती है जिसे हम लोग ब्लॉकचेन कहते हैं. ये बहुत ज्यादा सिक्योर होता है, सेव होता है. सिक्योर कैसे होता है कि जो भी रिकॉर्ड इस ब्लॉकचेन के अंदर रखा जाता है इसको ना तो कोई डिलीट कर सकता है ना ही कोई चेंज कर सकता है. इसके अलावा ये ट्रांसपेरेंट होती है. ट्रांसपेरेंट किस तरह से कि हर किसी को विजिबल होता है, जितना भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है हर कोई देख सकता है. अब ये किस तरह से सप्लाई चेन को मैनेज करने में यूज होती है? ब्लॉकचेन हेल्प कंपनीज ट्रैक प्रोडक्ट्स इन रियल टाइम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर. अब ब्लॉकचेन जो है वो कंपनीज की हेल्प कर रही होती है कि वो अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं, कि वो देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी प्रोडक्ट कहाँ पे है. जिस तरह से स्टार्ट कहाँ से होती है? मैन्युफैक्चरर से. मैन्युफैक्चरर क्या है कि मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट को बनाया जाता है, ठीक है, फिर आगे स्टोर्स वगैरह में भेजा जाता है, फिर आगे वो कस्टमर्स वगैरह उसको बाई कर लेते हैं. अब ये देखना होता है कि कहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट है, तो इसको हम लोग इजीली ब्लॉकचेन के थ्रू देख सकते हैं क्योंकि सारा रिकॉर्ड ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है. एवरी टाइम अ प्रोडक्ट
मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, हर वक्त जो है वो प्रोडक्ट एक ना एक से दूसरी जगह पे जा रही होती है, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड जो है वो ब्लॉकचेन के अंदर मेंटेन किया जाता है। दिस मेक्स इट, इससे क्या होता है, इजी टू फाइंड द करंट लोकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, जो प्रोडक्ट की करंट लोकेशन है कि इस वक्त बेसिकली प्रोडक्ट है कहाँ पे, उसको फाइंड आउट किया जाता है। ट्रांसपेरेंट होता है, हर कोई इसको देख सकता है, हर किसी को अपडेट मिलती रहती है कि अच्छा इस वक्त यहाँ पे ये प्रोडक्ट है। सिक्योर होता है, कैसे, क्योंकि जितना भी रिकॉर्ड ब्लॉकचेन के अंदर मेंटेन किया जाता है ना तो उसे कोई चेंज कर सकता है और ना ही कोई उसे डिलीट किया जा सकता है, जिस वजह से ये सिक्योर है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, अ फूड कंपनी कैन ट्रेस वेयर अ प्रोडक्ट केम फ्रॉम एंड वेयर इट वाज सेंट। एक फूड कंपनी है जो कि इस चीज को ट्रेस कर सकती है, इस चीज को ट्रैक कर सकती है कि हमारी प्रोडक्ट कहाँ से आई, कहाँ पे चली गई है। इससे क्या होता है कि जो सेफ्टी है वो मेक श्योर रहती है कि हाँ भी हर चीज यहाँ पे सेफ है, और फ्रॉड फ्रॉड जो है वो कम से कम होता है। इसके बाद वोटिंग सिस्टम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। ब्लॉकचेन कैन मेक वोटिंग सिस्टम सेफर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो वोटिंग सिस्टम को सेफ बनाती है और ट्रांसपेरेंट बनाती है। इट हेल्प्स रिड्यूस फ्रॉड एंड प्रोटेक्ट वोटर प्राइवेसी यूजिंग इंक्रिप्शन। अब इससे क्या होता है कि फ्रॉड कम से कम होता है, ठीक है, फ्रॉड को कम करने में हेल्प कर रही होती है। जो वोटर की प्राइवेसी होती है, जिसने वोट दिया होता है, उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करती है। कैसे? इंक्रिप्शन के थ्रू। इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आप उसको सीक्रेट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हैकर आपकी इंफॉर्मेशन को हैक करने की कोशिश करता है, चोरी करने की कोशिश करता है, और इन केस उसे चोरी कर भी ली तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सीक्रेट कोड्स के अंदर कन्वर्ट होगी, उसको समझ ही नहीं आएगी कि ये क्या इंफॉर्मेशन है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? बिल्ड ट्रस्ट अमंग सिटीजन। जो सिटीजन होते हैं जिन्होंने वोट दिया होता है, ठीक है, उनके पास जो वो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो सिस्टम है इसमें कोई फ्रॉड वगैरह नहीं हो सकता। मेक इलेक्शन फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत फास्ट हो जाते हैं और बहुत करेक्ट होते हैं। प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑफ वोटर्स, ठीक है, जिन्होंने वोट दिया होता है, जो वोटर्स होते हैं उनकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट रहती है, उनकी प्राइवेसी सेफ रहती है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, इसमें जो है वो इतने पैसे नहीं लगते इस सिस्टम में। ऑल्दो स्टिल अंडर रिसर्च, ब्लॉकचेन वोटिंग कुड मेक फ्यूचर इलेक्शंस मोर रिलायबल एंड एफिशिएंट। अभी तक इसके ऊपर काम चल रहा है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, ठीक है। फ्यूचर में जो है इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा वोटिंग सिस्टम के लिए, जो कि बहुत रिलायबल होगा। रिलायबल का क्या मतलब होता है? जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा, गुड रिजल्ट्स अचीव होंगे। एग्जाम्पल क्या है? ईच वोट रिकॉर्डेड इन ब्लॉकचेन कांट बी चेंज। ठीक है, जितना भी वोट का जो रिकॉर्ड होता है, जो ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, वो ना तो चेंज हो सकता है ना ही डिलीट हो सकता है, जिसकी वजह से इसको सेव कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कॉपीराइट होता क्या है। कॉपीराइट ये होता है कि फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, अब उसके पास सारा राइट है कि वो उसको यूज कर ले। किसी की भी मतलब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो उसकी चीज को, आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर है या कोई सॉन्ग उसने बनाया है या कोई स्टोरी बुक लिखी है उसने, ठीक है, कोई उसको यूज नहीं कर सकता उसकी परमिशन के बगैर। ठीक है, ये होता है कॉपीराइट। अब इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है? ब्लॉकचेन हेल्प आर्टिस्ट, राइटर एंड क्रिएटर प्रोटेक्ट देयर ओरिजिनल वर्क लाइक सॉन्ग्स, बुक्स, फिल्म्स और डिजाइन। अब ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है वो आर्टिस्ट की हेल्प कर रही होती है, ठीक है, राइटर्स की हेल्प करती है, क्रिएटर्स की हेल्प करती है, कि जो उनका ओरिजिनल वर्क है उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब बहुत दफा ऐसे होता है कि बहुत से पर्सन ऐसे आ जाते हैं, वो ये कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर मैंने बनाया लेकिन एक्चुअल में नहीं बनाया होता। तो इस चीज को सेव करने के लिए ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अब जो उसका एक्चुअल क्रिएटर होता है, जो असल क्रिएटर होता है, जिसने वो चीज बनाई होती है, उसका रिकॉर्ड क्या होता है? ब्लॉकचेन के अंदर मेंटेन किया जाता है। अब क्योंकि ब्लॉकचेन सेफ है, जो कुछ उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है वो कोई भी ना तो उसको डिलीट कर सकता है ना इसको चेंज कर सकता है। इससे क्या होता है कि ब्लॉकचेन इस चीज में हेल्प कर रहा होता है। इट एक्ट एज अ ग्लोबल प्रूफ ऑफ ऑनरशिप। ये एक तरह से ग्लोबल प्रूफ ऑफ ऑनरशिप की तरह से शो कर रहा होता है। यहाँ पे सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि किसने क्या चीज बनाई है और कब बनाई है, शोइंग हु क्रिएटेड, ठीक है, एंड समथिंग एंड व्हेन, ठीक है, किसने क्या चीज बनाई है और कब बनाई है। बिकॉज इट्स सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ये सिक्योर है, ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए क्या होता है कि इट इज इजी टू अप्लाई कॉपीराइट लॉज, ठीक है, जो भी कॉपीराइट लॉज होते हैं उसको अप्लाई किया जाता है। अनऑथोराइज डाउनलोड और कॉपीज कैन बी ट्रैक। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अनऑथोराइज डाउनलोड करे, आप मतलब जो भी क्रिएटर है उसकी परमिशन के बगैर डाउनलोड करे या उसकी कॉपीज बना रहे हैं, तो फौरन से आप ट्रैक कर सकते हो उसको। इसके अलावा जो कॉपीराइट वायलेशन होती है, जो कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी होती है, उसको कम से कम किया जा सकता है यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या है? आ म्यूजिशियन कैन रिकॉर्ड देयर सॉन्ग डिटेल्स ऑन ब्लॉकचेन टू प्रूव दे आर द ओरिजिनल क्रिएटर। अब एक म्यूजिशियन है जिसने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया है, अब उसका रिकॉर्ड क्या होगा? ब्लॉकचेन के अंदर
मेंटेन किया जाएगा एज अ प्रूफ, ठीक है, कि इस क्रिएटर ने ये चीज बनाई है और ये इसका ओरिजिनल क्रिएटर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी थ्री बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्री बेनिफिट्स बताने हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि अलाउ करी होती है यूजर को कि वो अपने डाटा वगैरह को स्टोर कर सकता है क्लाउड के ऊपर, मतलब इंटरनेट के ऊपर एक्सेस कर सकता है, मैनेज कर सकता है, ठीक है, एंड एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के थ्रू ये सब काम करेगा। इंटरनेट इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका क्या मतलब है कि वो जितना भी डाटा है अपना, वो उसको इंटरनेट के ऊपर स्टोर कर ले, बजाय इसके कि वो उसे लोकल कंप्यूटर, मतलब अपने कंप्यूटर वगैरह के अंदर स्टोर करे। द मेन बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आर गिवन बिलो। अब आगे उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट कम होती है। नो नीड टू परचेज एक्सपेंसिव हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, जब आप अपना सारा डाटा या जितना भी आपकी इंफॉर्मेशन है, आपका डाटा है, अगर आप उसको इंटरनेट के ऊपर स्टोर कर लेते हो तो इससे क्या होता है कि आपको कोई भी एक्सपेंसिव हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैंडल्स इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड अपडेट, ठीक है, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वही इंस्टॉलेशन को हैंडल कर रहे होते हैं, वही इस चीज़ को मेंटेन कर रहे होते हैं, वही अपडेट कर रहे होते हैं। आप क्या करते हो, आप जस्ट उनकी सर्विसेज को यूज कर रहे होते हो। रिड्यूसेस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सेटअप एंड मैनेजमेंट फॉर बिजनेसेस। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, अब आपको उस बिजनेस का सारा डाटा मेंटेन रखना होगा, का जितना भी डाटा होगा, ठीक है, उसको स्टोर करना होगा। अब बजाय इसके कि आप क्या करो, कि आप अपने कंप्यूटर को यूज करो, ठीक है, और उसको उसके अंदर आप अपने डाटा को स्टोर करो। और इसके लिए क्या करना होगा आपको, ऑब्वियसली आपकी जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होगी जहाँ पे सारा डाटा स्टोर होता है, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। अब इस सब चीज़ों से बचने के लिए आप क्या करते हो, आप इंटरनेट को यूज़ करते हो, आप क्लाउड को यूज़ करते हो, सारा डाटा आप इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर देते हो। सिक्योरिटी, क्लाउड प्रोवाइडर ऑफर हाई लेवल सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम साइबर थ्रेट, ठीक है, साइबर थ्रेट से आप अपने डाटा को सेव कर सकते हो, क्योंकि जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, आपका जितना डाटा है वो प्रोटेक्ट रहता है। दे रेगुलरली अपडेट सिस्टम, फिक्स बग्स एंड मेंटेन बैकअप्स। इससे क्या होता है कि जो जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो अपने सिस्टम को डेली बेसिस पे अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो भी बग्स आते हैं, जो भी एरर्स आ रहे होते हैं, उनको फिक्स करते हैं, उनको ठीक करते हैं, और बैकअप को भी मेंटेन रखते हैं, मतलब जो डाटा रिकवरी है उसको भी मेंटेन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका डाटा लॉस हो गया तो आप इजीली उसको रिकवर कर सकते हो। ये फैसिलिटी भी क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा डाटा स्टोर्ड इन द क्लाउड इज लेस लाइकली टू बी लॉस्ट और डैमेज, ठीक है, अब जो डाटा स्टोर होता है आपका क्लाउड के ऊपर, आपका इंटरनेट के ऊपर, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका डाटा लॉस हो सके या फिर डैमेज हो सके। इसके अलावा क्विक एक्सेस, ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। यूजर कैन एक्सेस क्लाउड सर्विसेज एंड डाटा एनी टाइम एंड एनी वेयर यूजिंग द इंटरनेट, ठीक है, जो यूजर्स होते हैं वो जिन्होंने अपना डाटा क्लाउड के ऊपर स्टोर किया होता है, वो किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी जगह से अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, अपने डाटा को यूज कर सकते हैं। डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स कैन कनेक्ट इजीली, ठीक है, ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ये सब इजीली क्लाउड के साथ कनेक्ट हो सकती है। मेक्स वर्क मोर फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंट, ठीक है, आपका काम जो है बहुत इजीली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द यूज ऑफ वॉइस रिकॉग्निशन फॉर सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन किस तरह से सिक्योरिटी में यूज हो रहा है और क्रिमिनल को इन्वेस्टिगेशन करने में यूज हो रहा है। वॉइस रिकॉग्निशन होता क्या, पहले हम लोग उसको देखते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन इज अ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी दैट आइडेंटिफाइज अ पर्सन बाय एनालाइजिंग देयर यूनिक वॉइस पैटर्न, टोन एंड पिच। अब वॉइस रिकॉग्निशन बेसिकली एक बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है जो कि एक पर्सन को आइडेंटिफाई कर रही होती है, पर्सन को पहचानती है, कैसे, उसकी यूनिक वॉइस पैटर्न की वजह से, ठीक है, हर पर्सन की टोन, पिच, ठीक है, उसके वॉइस पैटर्न डिफरेंट होता है, तो उस तरह से वो एनालाइज करती है कि अच्छा ये पर्सन है, इस तरह से इसको आइडेंटिफाई करती है। इट हेल्प्स कंप्यूटर और सिस्टम रिकॉग्नाइज हु इज स्पीकिंग। बेसिकली ये कंप्यूटर और सिस्टम की हेल्प कर रहे होते हैं, वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन बोल रहा है। अब किस तरह से ये सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, वॉइस रिकॉग्निशन इज यूज टू अनलॉक फोन। वॉइस रिकॉग्निशन को यूज किया जाता है फोन्स वगैरह को अनलॉक करने के लिए, बैंक अकाउंट्स में यूज किया जाता है, और स्मार्ट डिवाइसेस में यूज किया जाता है सिक्योरली। इट वेरीफाई द यूजर आइडेंटिटी, ठीक है, बेसिकली यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं, यूजर को पहचानते हैं उसकी वॉइस के थ्रू, ठीक है, उसकी वॉइस को मैच करके जो भी स्टोर डाटा होता है उसकी वॉइस को पहले स्टोर किया जाता है, और उसके बाद जो है उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए उसकी वॉइस को मैच किया जाता है कि क्या वही यूजर है। दिस हेल्प प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस एंड इंश्योर्स डाटा सेफ्टी। इससे क्या होता है कि जो भी कोई अनऑथोराइज एक्सेस कर रहा होता है, ठीक है, आपके सिस्टम को, तो उस चीज से बचने में हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा जो आपका डाटा है वो सेफ रहता है।
अब इसको हम लोग एग्जांपल समझ सकते हैं कि अनलॉकिंग अ स्मार्टफोन और बैंक ऐप यूजिंग योर वॉइस इंस्टेड ऑफ एंटरिंग अ पासवर्ड। फॉर एग्जांपल आपने जो है अपने मोबाइल में एज अ पासवर्ड यूज किया अपने वॉइस को, ठीक है। जब आपके आप बोलते हो तो उसके थ्रू आपका वॉइस जो आपका मोबाइल है वो अनलॉक होता है। तो बजाय इसके कि आप पासवर्ड को एंटर करो, आपने अपनी वॉइस को यूज कर लिए। इसी तरह से जो बैंक्स वगैरह में आप पासवर्ड यूज कर रहे हो तो वो भी आप वॉइस को यूज कर रहे हो, तो बजाय इसके कि आप कोई अपना पासवर्ड एंटर करो। दूसरे नंबर पर इसको यूज किया जाता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, क्रिमिनल को फाइंड आउट करने में, क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में। क्रिमिनल कौन होता है? जिसने कोई भी जुर्म किया होता है। इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, voice recognition helps police and security agencies identify suspect by analyzing recorded phone calls or audio clips। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है उसमें वॉइस रिकॉग्निशन हेल्प करती है पुलिस की, ठीक है, और सिक्योरिटी एजेंसीज की, ठीक है, ताकि वो सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर सके, सस्पेक्ट जिसके ऊपर शक होता है, ठीक है। अब वो कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं? बाय एनालाइजिंग रिकॉर्डेड फोन कॉल और ऑडियो क्लिप। उनके पास जो है उस क्रिमिनल की फोन कॉल की जो रिकॉर्डिंग होती है वो उनके पास होती है, उस चीज को वो एनालाइज करते हैं, ऑडियो क्लिप्स होती हैं, वहां से उसकी आवाज को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि वो फ्रॉड वगैरह को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्रिमिनल को ट्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप अदालत में जाते हो, ठीक है, किसी भी क्रिमिनल के खिलाफ कोई भी आपका मुकदमा दर्ज होता है, ठीक है, तो आप उसकी आपको एविडेंस देने पड़ते हैं, आपको सबूत देने पड़ते हैं, तो आप उसकी आवाज को एज अ सबूत यूज कर सकते हो, एज अ एविडेंस यूज कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल क्या होती है? जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, वो क्रिमिनल वॉइस को मैच कर रहा होता है किसके साथ? फोन कॉल के साथ। वो देखते हैं कि क्या उसकी आवाज मैच हो रही है, अगर हो जाती है तो फिर समझ आ जाती है कि अच्छा यही क्रिमिनल है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ एनएलपी हेल्प्स इन ईमेल फिल्टरिंग एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन। किस तरह से ईमेल फिल्टरिंग और लैंग्वेज ट्रांसलेशन में एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज किया जाता है। सबसे पहले हम लोग ईमेल फिल्टरिंग को यूज करते को डिस्कस करते हैं। ईमेल फिल्टरिंग में क्या होता है कि एनएलपी हेल्प कर रहा होता है, जो ईमेल्स आती हैं, ठीक है, आपके जीमेल के अंदर आप कह सकते हो, उसको तरतीब देता है, उसको सॉर्ट करता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। यहाँ पे ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली खुद ये सारा काम कर रहा होता है। इट रीड द ईमेल, ठीक है, ये क्या करता है कि जो भी आपके पास ईमेल आती है उसको रीड करता है और डिसाइड करता है कि क्या वो ईमेल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या फिर स्पैम है। स्पैम कौन सी ईमेल्स होती हैं? स्पैम ईमेल यूजली है फेक ऑफर्स, ठीक है, ऐसी ईमेल्स होती हैं जहाँ पे फेक ऑफर्स आई होती हैं, ठीक है, एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, इसके अलावा बैड लिंक्स आ रहे होते हैं। ऐसे लिंक्स आते हैं कि जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी डिवाइस के अंदर वायरस आ जाता है। एनएलपी मूव दीज टू द स्पैम फोल्डर। जो ऐसी ईमेल्स होती हैं, एनएलपी क्या करता है, उनको स्पैम फोल्डर में भेज देता है, ठीक है। जो बाकी ईमेल्स होती हैं, जो कि रियल ईमेल्स होती हैं, जो कि एक्चुअल ईमेल होती हैं, जो कि असली ईमेल होती है, उनको इनबॉक्स के अंदर रहने देते हैं। सारी ईमेल्स आपकी इनबॉक्स के अंदर आती हैं, लेकिन जो स्पैम ईमेल्स होती हैं उनको फिर स्पैम फोल्डर्स में एनएलपी भेज देता है। इट हेल्प सेव टाइम, ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका टाइम सेव हो जाता है, ठीक है, आपको खुद मैनुअली ये काम नहीं करना पड़ता, ये एनएलपी कर देता है। और इससे क्या होता है कि जो यूजर्स होते हैं वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं किस कहाँ से? हार्मफुल और यूजलेस ईमेल से, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होती हैं, आपके डिवाइसेस को, आपके सिस्टम्स को नुकसान पहुंच जाती हैं। इसके एग्जांपल है, जीमेल यूजेस एनएलपी टू मूव फेक प्राइस और लॉटरी ईमेल टू द स्पैम फोल्डर। अब जो एनएलपी है वो जो जीमेल है वो एनएलपी को यूज कर रहा होता है, ठीक है, जितनी भी फेक प्राइस वाली ईमेल्स होती हैं जो कि, और इसके अलावा जो लॉटरी ईमेल्स वाली ईमेल्स होती हैं, सॉरी लॉटरी ईमेल्स होती हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं? स्पैम फोल्डर में मूव कर देते हैं। इसके अलावा ये यूज होता है लैंग्वेज ट्रांसलेशन में। एनएलपी हेल्प इन चेंजिंग वन लैंग्वेज इनटू अनदर। एनएलपी हेल्प कर रहा होता है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा होता है। इट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड ट्रांसलेट देम करेक्टली, ठीक है। वो क्या करता है कि सबसे पहले सेंटेंसेस के मीनिंग को समझता है और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट कर रहा होता है। दिस हेल्प पीपल टॉक एंड अंडरस्टैंड ईच अदर इजीली इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अभी लोगों की हेल्प करते हैं कि जो अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनको अपनी बात, एक दूसरे की बात समझ नहीं आ रही होती क्योंकि उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। तब यहाँ पे उनकी एनएलपी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा होता है। इट मेक्स कम्युनिकेशन ईजियर फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। अब ऐसे लोग जो डिफरेंट कंट्रीज से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वहाँ उनकी भी एनएलपी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, उनकी जो लैंग्वेज होती है उसको ट्रांसलेट कर रहा होता है ताकि वो एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर ले। इसकी एग्जाम्पल क्या है? गूगल ट्रांसलेट यूजेस एनएलपी टू चेंज इंग्लिश टेक्स्ट इनटू उर्दू और अदर लैंग्वेजेस। अब जो गूगल ट्रांसलेट है वो एनएलपी को यूज कर रहा होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि जो इंग्लिश होती है उसको ट्रांसलेट कर रहा होता है उर्दू में या फिर बाकी लैंग्वेजेस में।
लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब टू एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट दैट आर नॉट मेंशन इन दिस यूनिट। ठीक है, रोबोट्स के एप्लीकेशन को हम लोगों ने डिस्कस करना है, रोबोट्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, लेकिन ऐसी एप्लीकेशंस बतानी है जो कि यूनिट के अंदर मेंशन नहीं की गई। सबसे पहले हम लोग एजुकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से एजुकेशन में रोबोट्स यूज होते हैं। रोबोट्स आर नाउ हेल्पिंग टीचर इन स्कूल एंड क्लासरूम। ठीक है, अब जो रोबोट्स होते हैं वो स्कूल और क्लासरूम में टीचर की हेल्प कर रहे होते हैं। दे कैन टीच लेसन। ठीक है, वो कोई भी लेसन टीच कर सकते हैं, कोई भी लेसन पढ़ा सकते हैं। आस्क एंड आंसर क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो लैंग्वेज की प्रैक्टिस होती है उसमें स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, क्विजेज वगैरह ले रहे होते हैं स्टूडेंट से। इसके अलावा क्या है कि लर्निंग बिकम मोर फन एंड इंटरेस्टिंग विद रोबोट। अगर आप रोबोट के साथ पढ़ते हो तो इससे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हो। ठीक है, स्टडीज़ में, स्पेशली फॉर यंग स्टूडेंट्स। ठीक है, जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, वो इस चीज में एंजॉय कर रहे होते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टीचर सेव टाइम। ठीक है, ये टीचर की हेल्प कर रहे होते हैं, टीचर का टाइम सेव होता है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, उसको कोई भी लेसन समझने में मुश्किल हो रही है, तो वहां पे वो रोबोट्स हेल्प करते हैं। ठीक है, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे होते हैं, उनकी एक्स्ट्रा हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा रोबोट्स जो है वो मिलिट्री और डिफेंस वगैरह में यूज होते हैं। ठीक है, आर्मी में इसको यूज किया जाता है। जहाँ पे जंग वगैरह होती है वहां पे इस चीज को यूज किया जाता है, ताकि जो सोल्जर्स हैं वो सेव हो सके। ओके, रोबोट्स आर यूज इन द मिलिट्री टू डू डेंजरस जॉब्स एंड कीप सोल्जर्स सेफ। अब जो रोबोट्स होते हैं वो मिलिट्री में यूज हो रहे होते हैं। जो भी डेंजरस जॉब्स होती हैं, जो भी ऐसे मतलब काम होते हैं जिनमें कोई खतरा होता है, तो वहां पे रोबोट्स को भेजा जाता है। वो रोबोट्स काम करते हैं एंड कीप सोल्जर सेव। और इससे क्या होता है कि जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, वो सेव हो सकते हैं। दे हेल्प इन बॉम्ब डिस्पोजल, स्पाइंग एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये किस चीज में हेल्प होते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई भी बॉम्ब है उसको डिस्ट्रॉय करने में। ठीक हो गया, स्पाइंग। स्पाइंग ऐसे लोग होते हैं जो आपकी कंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए रोबोट्स को यूज किया जाता है। रोबोट्स विद कैमरास एंड सेंसर्स कैन फाइंड लैंड माइन्स एंड वॉच एनिमी मूवमेंट। अब जो रोबोट्स होते हैं उनके साथ कैमरास और सेंसर्स लगे होते हैं, जो कि इस चीज को फाइंड कर रहे होते हैं, इस चीज को सेंस कर रहे होते हैं कि कहाँ पे लैंड माइन्स है। लैंड माइन्स क्या होते हैं? ऐसी डिवाइसेस होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल उसको ना थोड़ा सा हिडन किया जाता है, उसको थोड़ा सा छुपा के रखा जाता है। जैसे ही कोई भी शख्स उसके ऊपर पाँव रखेगा तो फौरन से क्या होगा? धमाका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजों को वो ढूंढ रहे होते हैं। एंड वॉच एनिमी मूवमेंट। ठीक है, जो दुश्मन होते हैं उसकी मूवमेंट को देख रहे होते हैं। दे कैन ऑल्सो कैरी थिंग्स, डिलीवर फूड और हेल्प इंजर्ड सोल्जर्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? ये चीजों को कैरी कर रहे होते हैं, इसके अलावा खाना वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, डिलीवर कर रहे होते हैं। जो जख्मी सोल्जर्स होते हैं उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। दीज रोबोट्स आर वेरी यूजफुल फॉर प्रोटेक्टिंग द कंट्री एंड सेविंग लाइफ। अभी जो रोबोट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। किसको? कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्री को सेव करने के लिए, इस तरह से जिंदगियों को बचाने के लिए रोबोट्स को यूज किया जाता है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा इसके आगे कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं चैप्टर से रिलेटेड। इन केस आपको ये एमसीक्यूज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये 100 एमसीक्यूज हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।